यूरोप का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लैबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज में हुई डिस्कवरीज ने बैटल फील्ड पर विजय का रास्ता तैयार किया था। कोल्ड वॉर के दौर में भी हमने देखा कि दो सुपर पावर्स ने बिना एक भी गोली चलाए टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी की जंग लड़ी, और उस समय यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी कि आने वाले समय में साइंटिफिक इनोवेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। साथियों, आज दुनिया एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और जिस गति से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, उसी तरीके से, उसी तेजी से वॉरफेयर के तरीके भी बदल रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे हाइब्रिड और असिमेट्रिकल स्वरूप ले चुके हैं, और इनके थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जमीन से लेकर आउटर स्पेस तक फैले हुए हैं। ऐसे समय में ट्रेडिशनल डिफेंस आउटलुक अब पर्याप्त नहीं रह गया है। अगर हमें इन बदली परिस्थितियों का सामना करना है, तो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज को अधिक कोऑर्डिनेटेड, एडेप्टिव और प्री इम्प्टिव होना होगा। और हमारी सरकार ने फ्यूचर रेडी और रोबस्ट आर्म फोर्सेस के निर्माण के लिए कई बोल्ड और डिसाइसिव रिफॉर्म्स भी किए हैं, और ये रिफॉर्म्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते हैं। इनमें से एक ऐतिहासिक कदम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन। यह निर्णय तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेटेड और सिनर्जी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ज्यों ही रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी, हम प्रधानमंत्री जी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय चर्चा की कि राजनाथ जी, अब समय आ गया है कि सीडीएस के पद का क्रिएशन किया जाना चाहिए। अभी रिसेंट उदाहरण के रूप में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है, और वह आज भी उस दर्द से वो भूल नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह रहा है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है, और हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर करता है। और यह फ्यूजन तभी संभव है जब हम अपनी सिविल इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया और डिफेंस सेक्टर को एक कॉमन नेशनल पर्पज के लिए जोड़ सकें। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक एज भी स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच और इसी सिनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजिकल एरा में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे लिए समझना आवश्यक है कि भारत में सिविल मिलिट्री फ्यूजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमें सिलेक्टेड टास्क और कोर चैलेंजेस की पहचान करनी होगी, और बहुत ही एक बैलेंस्ड, फोकस्ड अप्रोच भी अपनानी होगी, ताकि हमारी सिविलियन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का उपयोग इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री डोमेन में भी प्रभावी रूप से किया जा सके। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी केवल सिविलियन यूज तक ही सीमित रह जाती हैं, जबकि वही इनोवेशंस और ड्वेल यूज कंसेप्ट के तहत मिलिट्री एप्लीकेशंस में लाई जाएं, और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी अगर सिविल यूज में लाई जाएं, तो ये हमारी नेशनल पावर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। साथियों, आज के समय में हम सभी देख रहे हैं कि शासन का तरीका भी बदल चुका है। देश का विकास
सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के बीच एक मजबूत कोलैबोरेशन से हो रहा है और इस समय हर विभाग, हर संस्था मिलकर काम कर रही है। इसे ही आज की भाषा में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कहा जाता है। और इसका सीधा अर्थ यही है, जब देश के विकास और सुरक्षा की बात आती है तो हर व्यक्ति, हर संस्था की भागीदारी ये जरूरी होती है और हम सब इस सोच का हिस्सा हैं, क्योंकि जब देश की बात आती है तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की होती है। हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ता है। साथियों, आज के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं सिविल और मिलिट्री डोमेन्स धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी अब पहले से कहीं अधिक इंटरलिंक्ड हैं। इंफॉर्मेशन, सप्लाई चेन, ट्रेड, रेयर मिनरल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लगभग हर चीज का यूज सिविल और मिलिट्री दोनों ही डोमेन में हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सिविल मिलिट्री फ्यूजन एक मॉडर्न ट्रेंड नहीं, इसे मॉडर्न ट्रेंड नहीं मानता मैं। ऐसी परिस्थितियों में सिविल मिलिट्री फ्यूजन केवल एक मॉरल ट्रेंड नहीं बल्कि यह समय की जरूरत बन गई है। इसे इग्नोर करना या इसमें डिले करना किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है। मित्रों, भारत में यह प्रक्रिया तेजी से अब आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और युवा इनोवेटर्स मिलकर यह काम कर रहे हैं। अगर हम अपने हाल के प्रयासों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन की दिशा में भारत ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है। डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हुए हमने एकेडमिया के साथ इंडस्ट्री की पार्टनरशिप को भी बढ़ाया है और हम सब ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा है। कभी हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में गिने जाते थे और आज हम तेजी से डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के हमारे लगातार प्रयासों से के कारण भारत का डिफेंस सेक्टर आज ऊंचाइयों को छू रहा है। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का आंकड़ा जो एक दशक पहले 46,000 करोड़ के आसपास था, वह अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इनमें से लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो वह प्राइवेट सेक्टर का है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सब मिलाकर कहा जाए तो इस पुस्तक में जो बातें की गई हैं, जो भी सुझाव दिए गए हैं, राज शुक्ला जी को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि उनमें से अनेक सुझावों पर ऑलरेडी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और उनकी पुस्तक में सेमी कंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जो बातें की गई हैं, उस पर भी हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए काम करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथियों, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कवि और लेखक हुए हैं, जिन्होंने किसी समस्या पर या किसी चुनौती पर कोई कविता लिखी हो या कोई पुस्तक लिखी हो, उन सबके मन में एक बात जरूर रहती है। वह सारे कवि और सारे लेखक यह बात जरूर चाहते हैं कि उनकी कविता और उनकी पुस्तक का रेलेवेंस खत्म हो जाए। अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सभी यह लिखने वाले चाहते हैं कि उनकी कविता और उनका पुस्तक का रेलेवेंस एक समय ऐसा आए कि खत्म हो जाए, यानी एक समय ऐसा है जब वह समस्या या वह चुनौती पूरी तरह खत्म हो जाए जिसको केंद्र में रखकर वह पुस्तक या किताब लिखी गई है। जैसे मान लीजिए किसी कवि ने गरीब को केंद्र में रखकर कोई कविता लिखी हो, तो जिस दिन गरीबी खत्म होगी उस दिन सबसे ज्यादा खुश वह कवि होगा कि अब उसकी कविता का महत्व खत्म हो गया। मैं समझता हूं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केंद्र में रखते हुए जिस तरह से यह पुस्तक लिखी है, हमारे प्रयासों से जल्द ही आने वाले समय में
इस पुस्तक में उनके इस पुस्तक में इस पुस्तक में उनके द्वारा सुझाए गए उपायों का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। यानी कि राजेश शुक्ला जी के ऊपर आने वाले समय में एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कि वह एक और नए विचार के साथ और एक नए सुझाव के एक नए विचार और एक नए सुझाव के साथ एक नई किताब लिखें। मैं राजेश शुक्ला जी को उनकी आगामी पुस्तकों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम में शायद वो अकेले आए हैं और सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात करते हैं। अकलेमंद इशारा काफी समझ गए होंगे आप। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इसी तरह से राजेश शुक्ला जी को नए विचार और नए सुझाव देने के लिए तथा हमें उन सुझावों पर काम करते रहने के लिए शक्ति प्रदान करे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।